आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एस.के. शर्मा आपका अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। और आज हम कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कल क्योंकि हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहली वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स सीखे थे और उससे रिलेटेड जो भी कंटिन्यूटी की थ्योरी थी उसको हमने सीखने की कोशिश की थी। एक दो बच्चे का मेरे पास ये पर्सनल मैसेज आया कि सर एक बार लिमिट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो आई वांट टू एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके, वैसे मैंने कल आपको समझाया था, पर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, बट आस्क। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन मीन्स हमें मान लीजिए कि लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड ए इज अ पॉइंट। ये कोई पॉइंट होगा, सी होगा, ए होगा, कुछ भी हो, इज अ पॉइंट outside the domain of f, then we define limit of f h। कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, इसमें रोल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। बच्चों, जब भी कोई फंक्शन किसी ए पर एग्जिस्ट करेगा अपनी लिमिट, तो इसका मतलब मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है एफ एक्स को, ये बच्चों एग्जिस्ट फाइनाइटली तभी करता है व्हेन, इसके साथ कंडीशन क्या है, वो व्हेन की कंडीशन ये कहती है कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बच्चों, इसको अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। बहुत से लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं ए माइनस, लेफ्ट हैंड का मतलब आप ए पे माइनस लगा दीजिए, एफ एक्स निकालिए। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, एच अप्रोच करता है जीरो को, एफ किस पॉइंट पर निकाल रहे हो आप, ए पे, तो ए माइनस एच लिखेंगे। एक्चुअल में ये जो फाइनल वैल्यू है इसको कई किताबों में ए माइनस जीरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक लेफ्ट हैंड लिमिट का रोल होता है कि कैसे कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें आर एच एल, तो वो क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोच करेगा ए प्लस को, तो यहाँ पर एफ एक्स ट्रीट किया जाएगा। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो इस बार एच को ज़ीरो की तरफ अप्रोच कराएंगे तो यहाँ पर ए प्लस एच की तरह देखा जाएगा। और यहाँ देखेंगे फाइनली तो हमें क्या देखना है, ए प्लस जीरो। क्लियर हुई? सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज द राइट हैंड लिमिट। इफ, अब हम ये कहते हैं कि इफ एफ एक्स has the limit at x is equals to a when left hand limit, that is f a minus 0, is equals to right hand limit, that is a plus 0। तो फाइनली तब हम ये कहते हैं कि जब एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो हो जाता है, तो इसी को हम एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो। ओके, एफ ए माइनस जीरो एफ ए प्लस जीरो, और यही होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। क्लियर है सारी बात? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कैसे लिमिट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, कंटिन्यूटी में मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात कर रहा था, कैसे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे आपको राइट हैंड लिमिट अप्रोच कराना है। ठीक है, कल के एग्जांपल्स के साथ मैं जो आज एग्जांपल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ वो नया एग्जांपल है, और उस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। ओके, तो सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम देखते हैं।
साइन एक्स। इस फंक्शन का नाम क्या है? साइन एक्स। इसी को बोला जाता है सिग्नम फंक्शन। साइन एक्स का मतलब क्या होता है? साइन बताना। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार दिया हुआ है कि तुम्हें केवल साइन बताना है, तो इसका मतलब मॉड एक्स बाई एक्स भी होता है। और इसको मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब 1, 0 एंड -1 भी होता है। 1 कब होता है? जब x पॉजिटिव हो। 0 होता है जब x खुद 0 हो। और -1 होता है जब x नेगेटिव हो। तो इसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। इस सिग्नम फंक्शन के लिए हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा। बच्चों, इसका जो डोमेन होता है इस फंक्शन का, वो पूरा का पूरा R होता है। यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर पर इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखा जाए तो ये इसका ग्राफ है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ इस फंक्शन का। दिस इज रियल लाइन, दैट इज x एक्सिस, एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0। तो x पॉजिटिव, दैट इज दिस इज द लाइन ऑफ x पॉजिटिव। x पॉजिटिव के केस में फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 1, दैट इज ये वैल्यू पिकअप करता जाएगा वो 1। और यहाँ थोड़ा ओपन रखिएगा बच्चों, यहाँ आपको सीखना है ओपन क्लोज का क्या सिस्टम होता है। इन द सेम वे x नेगेटिव, दैट इज द x इज नेगेटिव। x इज नेगेटिव के केस में बच्चों इसकी वैल्यू है -1। तो हमें यहाँ पे भी इसको ओपन रखना है। अब वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0 के केस में, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो वो यहीं पे वैल्यू होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 0 पर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के दो, यानी कि अगर आपने लिमिट x अप्रोचिंग टू 0+ निकाला बच्चों इस फंक्शन का, तो 0+ का मतलब है 0 के पॉजिटिव साइड में। बच्चों 0 के पॉजिटिव में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर है ना? और अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि लिमिट x अप्रोच करता है मान लीजिए 0 नेगेटिव f(x), तो इसकी वैल्यू, यानी कि आप 0 से छोटा होना चाहते हैं, जैसे ही 0 से छोटे होंगे तो आपको फंक्शनल वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? -1। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो आपकी f0+0 है वो इक्वल नहीं हो रही है f0-0 के साथ। क्लियर है ना बात? जब तक f0+0 f0-0 के बराबर नहीं होगा तब तक फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि फंक्शन पहले तो अपनी लिमिट एग्जिस्ट करे। क्लियर है? फिर वो लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद, यानी कि कहने का मतलब आपसे ये है मेरा कि पहले तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे एंड देन लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हम उसको फंक्शनल वैल्यू के साथ मैच करते हैं कि वो अपनी फंक्शनल वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो देखो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कंटिन्यूटी में ही क्या मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो मैंने ये कहा कि f0-0 इज नॉट इक्वल टू f0+0। इसका मतलब है जब इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट पहले एग्जिस्ट करेगी, देन वी विल गो टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी होने का मतलब क्या होता था? कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा बच्चों कि आपको लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f(x) को किसके इज इक्वल टू देखना है? f0 के। दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब तक, और यहाँ पर तो यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब होगा कि आपका ये फंक्शन मीन्स f(x) इज इक्वल टू sin x इज नॉट कंटिन्यूअस। हमने ग्राफ से ही देख लिया ना इस चीज़ को, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ओके तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफिकली अप्रोच हमने लगाई, लिमिटिंग अप्रोच भी हमने लगा के बताई आपको। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) इज इक्वल टू, नोट करेंगे आप, x sin 1/x
इसमें कह रखा है कि x की वैल्यू 0 नहीं है और 0 व्हेन जब x खुद 0 है। इस पे कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, देखिए सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कि अगर हमें x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी देखनी है तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लें। बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 कितना दे रखा है, 0। तो हमें केवल लिमिट अप्रोच करना है, यानी कि x अप्रोच टू 0 चेक करना है fx का। ओके, तो हम यहाँ पर दो तरीके से अप्रोच लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब होगा बच्चों f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0, तभी तो माना जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। तो सबसे पहले मैं ये निकाल के देखता हूँ कि ये चीज़ एग्री हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही होगी तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर हो रही होगी तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले अपन 0 प्लस 0 ले लेते हैं बच्चों। 0 प्लस 0 का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था h अप्रोच 0 को करेगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस h। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब एफ एच निकलेगा। h को आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा आपने इससे पहले, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। h कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव, बट वेरी लेस, नियर टू 0, नियर टू 0 बट वेरी लेस। नोट कर सकते हो आप ये बात अपने कहीं भी, ठीक है। तो आप अब इसको निकालना शुरू करेंगे। तो f0 प्लस 0 में और क्या आएगा, देखिए लिमिट h अप्रोच करेगा 0 को। अब h पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब बच्चों यहाँ से देखिए आप, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। जब x 0 से बड़ा है तब भी फंक्शन की वैल्यू x साइन 1/x है, या x 0 से छोटा है तब भी फंक्शन की वैल्यू x साइन 1/x ही है। तो इसका मतलब जब यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 कर रहा है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, h साइन 1/h। अब क्योंकि h 0 को अप्रोच करेगा, 1/h किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, बट उस इन्फिनिटी के रोल पर वर्क कौन कर रहा है, साइन। और साइन की रेंज कितनी होती है बच्चों, साइन x की जो वैल्यू है वो 1 से कभी बड़ी नहीं होती और -1 से कभी छोटी नहीं होती। मतलब वो फंक्शन बाउंड होता है एक रेंज के भीतर, यानी कि उसकी वैल्यू कभी -1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वैल्यू तो आपको हर बार कांस्टेंट ही मिलेगी। उस कांस्टेंट वैल्यू का जब h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सम टाइम h आएगा, और h किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 0 को। इसका मतलब वो फाइनल किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 0 को अप्रोच करने जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों कितनी आएगी, तो 0 माइनस 0, वो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, तो h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ -h। इस बार जब h पॉजिटिव था तब आपने ये लिया, इस बार h कैसा हो चुका है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में भी फंक्शनल वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। तो h अप्रोच करेगा 0 को बच्चों, ये आ जाएगा -h एन साइन 1/-h। और तो कोई खास चेंज आएगा नहीं, बस h को किस में रिप्लेस कर दिया जाएगा, -h में। अब क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो वही सेम रोल जो आप ऊपर देख रहे थे यही आ जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब हो जाएगा कि f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0। तो जब f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 है तो इसका मतलब है ये तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx की बात कर रहा है। एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई थी आपकी 0। क्लियर है। तो हेंस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx जो कि 0 आ रहा था, जो किसके बराबर हो गया हमारा, f0 के। तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके साथ एग्री हो चुकी है, लिमिट के साथ एग्री हो चुकी है। इसका मतलब है कि fx इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को मैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों CTS लिखता हूँ, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छे से पकड़ बनानी है हमें हर कॉन्सेप्ट पर, तो उसी के साथ हम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यू शुड ऑल do the work with the very constantly and regularly. Okay,
नेक्स्ट जो और सीखेंगे हम इसमें कंटिन्यूटी में, तो वो देखिए कुछ और एग्जांपल के साथ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ चीज़ों को। जैसे कि लिमिट में बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, लिखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं। 0/0 होता है, इन्फिनिटी होता है, 0 क्रॉस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी टू पावर 0 होता है, एंड 0 टू द पावर 0 होता है। सो दीज आर दी 7 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इन 7 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बेसिस पर हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे लिमिट को कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। वो सुझाव क्या हैं? यू शुड रिमेंबर सम एक्सपेंशंस। So first expansion is sin x. This will be x minus x cube by 3 factorial plus x 5 by 5 factorial minus x 7 by 7 factorial plus dot dot dot. The second expression is cos x. Cos x is 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial plus dot dot dot. The next is tan x. मोस्टली बच्चे tan का नहीं पढ़ते हैं, बट आई थिंक पढ़ना चाहिए। x प्लस 2x क्यूब बाई 3 होता है बच्चों, ओके, सॉरी x क्यूब बाई 3 plus 2x to the power 5 by 15 and plus dot dot dot. So this is the expression of tan x. The number 4th expression is e to the power x is very famous expression. 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot dot dot. बच्चों ये tan x का एक्सप्रेशन हमेशा ओपन नहीं होता है। एक शर्त आप लिख सकते हो, कॉस का एक्सप्रेशन हमेशा ओपन हो सकता है, साइन का एक्सप्रेशन फॉर ऑल एक्स के लिए होता है, बट दिस मॉड एक्स लेस देन 2 पाई बाई 2। बच्चों पता है ना, ग्राफ में आपने देख भी रखा होगा टेन का हिसाब किताब कैसा होता है। मैं एक बार रफली आपको बता देता हूँ। दिस इज़ द रेंज, दिस इज़ द पाई बाई 2 एंड दिस इज़ द माइनस पाई बाई 2। तो टेन का जो ग्राफ होता है बच्चों ऐसा होता है। तो टेन की रेंज होनी चाहिए ना कि टेन को आप एक्सप्रेस कहाँ कर रहे हो, तो वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में ही एक्सप्रेस्ड होगा। तो इसीलिए tan के लिए ये शर्त होती है। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? एंड देन द 5th एक्सप्रेशन इज ln, दैट इज 1 प्लस एक्स। कुछ बच्चे इसको ln 1 प्लस एक्स भी कहते हैं। बच्चों मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ln क्यों लिखा जाता है। ln प्रत्येक लॉग को नहीं लिखा जा सकता, जिस लॉग का बेस e होगा उसी को अपन ln लिख पाते हैं। तो ln 1 प्लस एक्स मीन्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी नेक्स्ट टर्म इज माइनस का आएगा x4 बाई 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। The 6th expression is related to binomial expression 1 plus x to the power minus 1, which will 1 minus x plus x square minus x cube plus x4 plus dot dot dot. The 7th expression is 1 minus x to the power minus 1, so this will be 1 plus x square plus x cube. All the terms are of the positive sign. The 8th is 1 minus x to the power minus 2, so this is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus dot dot dot. If the 9th expression is 1 plus x to the power minus 2, so this will be 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus dot dot dot. इन सारे के सारे केस में बच्चों मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इन 4 फॉर्मूलों के लिए, इन 4 एक्सप्रेशंस के लिए मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस होते हैं जो लिमिट में यूज़ होंगे वो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए आपके लिए।
आप इनके बेस पर क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है, और भी कोशिश करिएगा। तो हम जैसा कि डिस्कस कर पा रहे थे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है कंटिन्यूटी में, तो ये सारा हम आज देख पा रहे हैं। और एक और फंक्शन हम ट्राई करते हैं, आप जानते भी होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते होंगे, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते होंगे, नाम तो सुने ही होंगे इनके। मैं लिख देता हूँ आपके लिए मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि हम इनकी अभी चर्चा करने वाले हैं। मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसी होती है ना। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है? प्रत्येक वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। इसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी होती है? तो फंक्शनल वैल्यू x एंड -x होती है। x व्हेन x इज पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 और x इज -0, ओके, लेस देन टू 0। तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इसको डिफाइन किया जाता है बच्चों इस तरीके से, बिग ब्रैकेट्स के बीच में इसको लिखा जाता है, और इसका मतलब केवल और केवल इंटीजर वैल्यू लेना होता है। क्या लेना होता है? इंटीजर वैल्यू, ओके, इंटीजर वैल्यू। मतलब कोई अगर इसकी रेंज पूछे तो इंटीजर रेंज होती है। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है f(x) इज इक्वल टू इस तरीके से, करली ब्रैकेट्स में। इसकी वैल्यू होती है कि जो भी आप x दे रहे हो उसमें से उसके इंटीजर पार्ट को आप हटा दीजिए। यानी कि जो भी x दोगे उसमें से अगर उसके इंटीजर पार्ट को आप हटा दोगे तो इसका मतलब बचेगा क्या? आपके पास बचेगा केवल फ्रैक्शनल वैल्यू, ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये हम 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे कि इनकी कैसे कंटिन्यूटी चेक की जाती है, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। So let me start with the modulus function. What is the graph of the modulus function and all these things, right? So let me start the modulus function first. चलिए, तो मॉडुलस फंक्शन आप डाल लीजिए हेडिंग में। देखिए, मॉडुलस फंक्शन आपने जान लिया, f(x) का मतलब mod x से है, इसीलिए इसको मॉडुलस कहा जाता है। क्या क्या इसकी वैल्यू होती है? इसको अगर मैं ग्राफिकली अप्रोच लगा के देखूं तो दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस। इस फंक्शन को आपने अभी कहा था कि ये x और -x होता है, तो आप f(x) को y की तरह देखते हो, तो y इज इक्वल टू x, दैट इज़ द लाइन, एंड y इज इक्वल टू -x, दैट इज़ द लाइन, ओके। तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ हो गया। इस ग्राफ में आप बिना पेन उठाए इस पूरे के पूरे फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको देखने से ही लग गया होगा, हालांकि आप इसको लिख लीजिए पूरा, यानी कि वी कैन ड्रॉ या स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट lifting the pen, hence it is continuous, ओके। सिंपल है बहुत, कुछ भी नहीं करना। आप लिमिट की अप्रोच पे भी जाओगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो ये वैसे ही कंटिन्यूस है, यहाँ ये वैसे ही कंटिन्यूस है। आप चेक करोगे तो केवल 0 पे करोगे, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को जब आप एग्री कराओगे तो 0 ही आ जाएगी। द सेकेंड थिंग इज दैट आपने मॉडुलस कर लिया, सो द सेकेंड इज हम पढ़ेंगे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) को मैंने अभी बताया था बच्चों कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन बता दूं तो मैथमेटिकली डेफिनेशन इसकी क्या है
इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जब मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू x-1 से बड़ी होती है बट इक्वल होता है ये x के। नोट कर लीजिए आप इसको मैथमेटिकली क्या होता है, मतलब हमें ये देखना होता है कि x-1 और x के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू आ रही है। ओके मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ आपको इस चीज़ को लेकर के। जैसे मान लीजिए आपको f 1.9 की वैल्यू चाहिए, तो आप 1.9 के लिए बच्चों वैसे तो मैं डायरेक्टली 1 लिखूंगा, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि 1.9 इक्वल टू लगेगा यहाँ 1.9 और ये लेस देन लगेगा 1.9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0.9 बचेगा। बच्चों 0.9 और 1.9 के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू आने वाली है, तो आप फाइनली क्या बताओगे कि 1 आने वाला है। क्लियर हो रही होगी मेरी बात। नेक्स्ट देखो, और भी जैसे मान लो आपको माइनस के 2.3 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब माइनस के 2.3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3। कैसे आएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस के 2.3 की इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ तो लेस देन इक्वल टू लगेगा माइनस के 2.3 और यहाँ पर लगेगा बच्चों माइनस के 3.3। माइनस के 3.3 से लेकर के माइनस के 2.3 तक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इंटीजर है, तो वो है आपकी -3। तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में समझना चाहिए कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने जो काम कर लिया उसके बेसिस पर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी कैसी कंटिन्यूटी होती है। मोस्टली बच्चे इसके ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जो नहीं है परिचित वो देख लीजिए इसका ग्राफ, और हमें इसकी कंटिन्यूटी पता करनी है। तो चलिए मैं कुछ डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको ग्राफ अच्छे से दिखे। तो ये रहा मेरा x एक्सिस, दिस इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज़ द x एक्सिस। दिस इज़ x and this is y. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Similarly, this is -1, this is -2 and this is -3. The value is, this is 1, this is -1. ऐसे आप इस पे जाओगे तो दिस इज -2 एंड दिस इज ऑन अपर, दिस इज 2। ऐसे आप ऊपर 2 चलते जाइए, 3 चलते जाइए। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। सो लेट मी स्टार्ट द ग्राफ। हाउ विल मेक। बच्चों जब भी आप 0 से 1 की कोई भी वैल्यू डालोगे तो 0 से 1 के बीच में तो कोई इंटीजर वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब उसका जो इंटीजर वैल्यू होगा वो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये ग्राफ बनेगा इसका। और 1 पर ओपन आएगा। 1 पे क्यों ओपन आएगा, क्योंकि 1 तो अपने आप में खुद इंटीजर वैल्यू है। तो आप यहाँ पर एक इस तरीके का साइन बना लीजिए ओपन होने के बेसिस पर। ठीक है, अब चलिए 1 से 2 के बीच में जब आप इंटीजर वैल्यू मांगोगे तो 1 से 2 के बीच में आपको 1 इंटीजर वैल्यू मिलेगी। दैट इज़ यहाँ आपको क्लोज करते हुए यहाँ आपको ओपन की तरफ जाना है। 2 और 3 के बीच में जाओगे बच्चों तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। दैट इज़ आप 2 से 3 तक जाओगे एंड देन ओपन आ जाओगे। एंड द सेम वे यहाँ चलोगे तो बच्चों ऐसे आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर हो रही होगी। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बड़े आराम से दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करने में आ रही होंगी कि ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने का मतलब क्या है, ब्रेक होने का मतलब है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है, जैसे यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ चला गया, दैट इज़ 2 पर ब्रेक हुआ, 1 पर ब्रेक हुआ। यानी कि मैं इस फंक्शन को विदाउट लिफ्ट द पेन नहीं बना सकता। यहाँ से उठा करके फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। तो उठाना कहाँ पड़ रहा है, 1 पर, 2 पर, 0 पर, -1 पर, -2 पर। यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यानी कि इज़ नॉट कंटिन्यूस। एफ एक्स is equals to greatest integer function x is not continuous at the integer values like, कौन कौन से लाइक करोगे आप, 0, 1, सॉरी +-1 लिख लीजिए इसको, +-1, +-2,
प्लस माइनस 3, ये सारी वैल्यूज पर ये फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। बाकी सब जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी होती है, कहाँ कंटिन्यूटी उसकी ड्रॉप हो रही है, ये हमने इससे ही पता कर लिया, राइट। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर इसको लिमिट के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, मैं इसको लिमिट के बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया कि ये ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो मान लीजिए आपने कोई एक वैल्यू ले ली, लिमिट, मैंने कहा कि सर 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करके देखिए। तो बच्चों 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, x अप्रोच करे 1 प्लस एफ एक्स के साथ, और यही किसके बराबर आना चाहिए, x अप्रोच करे 1 माइनस एफ एक्स के साथ, है ना। तभी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब है 1 पर, और फिर ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आनी चाहिए, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और f1 तो बड़ा आसानी से पता कर सकते हो आप। f1 कितना आएगा बच्चों, मैं जैसे यहाँ पे आपको पूरा गणित समझा रहा था, तो f1 की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट तो खुद 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इंटीजर ही 1 है। इसका मतलब f1 कितना है, 1। दैट इज़ ये लिमिट आपको 1 ही मिलनी चाहिए। बट आप थोड़ा सा देखें कि जब आप 1 प्लस होते हैं, यानी कि 1 की राइट हैंड साइड में होते हैं थोड़े से, तो आप 1 से थोड़े बड़े हो जाएंगे। 1 से बड़ा भी इंटीजर आपको जब ढूंढने जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है, 1 ही मिलने वाली है। यानी कि ये वैल्यू तो आपको बच्चों 1 ही मिलेगी। समझ आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन 1 माइनस होने का मतलब क्या है, आप 1 से थोड़े पीछे लौटे आए। 1 से जैसे ही आप पीछे लौटोगे तो फंक्शनल वैल्यू आपको 0 दिख रही है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन क्या वैल्यू रख रहा है, 0। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। तो क्या ये दोनों वैल्यू एग्री करेंगी, क्या 1 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट 1। In the same way, continuous is not continuous at 2, is not continuous at 3। ऐसे ही आप ये पूरा का पूरा काम करते जाओगे तो पता चलता जाएगा कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा और कहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए, मैंने आज यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया। कल के टॉपिक में हम फ्रैक्शनल फंक्शन के साथ मिलेंगे। ओके, तो सभी का धन्यवाद, और मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप कंटिन्यूसली यहीं से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप कंटिन्यूसली बने रहिए हमारे साथ।